हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के जो हमारे वीडियो का उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है आपके अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। चाहे आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन याद करके एकदम समझ समझ के पढ़ना है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन टू लाइन, बिल्कुल विद विद प्रत्येक एग्जांपल के साथ में, और जो पुराने क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स में आए हैं उनको याद करते हुए पूरे के पूरे चैप्टर को समझ समझ के हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को विद इन वन वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, क्या इसके भौतिक गुण होते हैं, क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं, और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, फिनॉल क्या होता है, और एवं ईथर के बारे में, ईथर एवं इसकी अभिक्रियाओं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 पार्ट हैं, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखिए फिनॉल भी एक तरीके का अल्कोहल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। कभी कभार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, इसके उपयोग से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर पूर्व में आते रहे, इसलिए हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। तो आपको दे रखा है कि अल्कोहल, फिनॉल और इतर क्रमशः अपमार्जक, पूतिरोधी एवं सुगंधी बनाने के मूल यौगिक हैं। तो अल्कोहल से बनाते हैं अपमार्जक, फिनॉल से बनाते हैं पूतिरोधी, और देखिए इतर से बनाया जाता है सुगंधी। तो यहाँ पर बोला है कि आपने पढ़ा है कि किसी हाइड्रोकार्बन की एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापन से पूर्णतः नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिनके गुणधर्म और अनुप्रयोग बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्रमशः आपको अल्कोहल तथा फिनॉल बनते हैं। इन वर्गों के यौगिकों के उद्योगों और हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लकड़ी के फर्नीचर में पॉलिश में प्रयुक्त होने वाली सामान्य स्पिरिट मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल समूह युक्त और यौगिक एथेनॉल है। खाद्य शर्करा, वस्त्रों में प्रयुक्त कपास, लेखनी के लिए कागज, सभी ओएच समूह युक्त यौगिकों से निर्मित है। आप जरा कागज के बिना जीवन के बारे में कल्पना करें। जब कोई पुस्तक, पुस्तिका, समाचार पत्र, मुद्रा, नोट, चेक, प्रमाण पत्र नहीं होंगे, सुंदर चित्रों तथा रुचिकर कहानियों वाली पत्रिकाएं हमारे जीवन से विलुप्त हो जाएंगी। ये वास्तव में क्या एक भिन्न संसार होगा। तो आप यहाँ पर अल्कोहल का महत्व समझ सकते हैं। आगे देखेंगे आपकी अल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल ओएच समूह एलिफेटिक तंत्र आरओएच के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं, जबकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ओएच समूह एरोमेटिक तंत्र एआरओएच के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी संरचनाओं के बारे में आपको बताया गया है इसके अंदर। आगे देखेंगे आपकी एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी आरओ या फिर एआरओ समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिकों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिन्हें आप ईथर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे CH3OCH3, इसको बोलेंगे आप डाइमेथिल ईथर। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से दोनों तरफ मेथिल जुड़ रहे हैं। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि ईथर वह यौगिक हैं जो किसी अल्कोहल अथवा फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन के किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापन से बनती है। तो आपके फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ROH। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो H है ना इसको हटा देंगे। इसको हटाने की जगह क्या करेंगे, आप इसकी जगह पर कोई एल्किल समूह या फिर एरिल समूह जोड़ देंगे, जिससे आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आपको ईथर मिल जाता है। इस एकक में हम 3 वर्गों के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है इनका। देखिए मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक यौगिक क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यौगिकों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध एवं सरल हो जाता है। इसलिए आइए हम पहले ये सीखें कि अल्कोहलों, फिनॉलों एवं ईथरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। देखेंगे आपकी अल्कोहल और फिनॉलों को उनकी यौगिकों में उपस्थित एक यानी कि मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित संरचना में दिखाया गया है। देखिए अगर एक होगा तो उसको बोला जाएगा मोनो, 2 होंगे तो उसको बोला जाएगा डाई, अगर 2 समूह जुड़े होंगे तो डाई, 3 समूह जुड़े होंगे उसको बोला जाएगा ट्राई, और अगर 3 से ज्यादा जुड़े रहेंगे तो उसको बोला जाता है आपके पॉली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपके मोनोहाइड्रिक की एक OH समूह जुड़ा है। आप देखेंगे डाईहाइड्रिक की यहाँ पर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके ट्राईहाइड्रिक की यहाँ पर 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। तो आपको बोला है आगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ने वाले कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संकरण देखेंगे आप, sp संकरण है या फिर sp2 संकरित है, किस प्रकार से आप देखेंगे। यौगिक जिनमें कार्बन sp3OH बंध उपस्थित हो। sp3 क्या होता है, देखिए sp3 यानी कि सारे के सारे जो कार्बन के बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होंगे। इससे एक बात पता चलता है अल्कोहलों किस वर्ग में हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन्हें पुनः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल। आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है तथा तृतीयक क्या होता है। देखिए प्राथमिक अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें क्या होता है 1 डिग्री कार्बन
1 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ हो, द्वितीयक में होता है 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहता है और तृतीयक के अंदर 3 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहता है। इन 3 प्रकार के अल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल OH समूह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। देखिए आप यहाँ पर ये क्या 1 डिग्री कार्बन, इससे आपके अल्कोहल जुड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिग्री कार्बन तो 1 कार्बन 2 कार्बन द्वितीयक, ये होता है आपके तृतीयक, तृतीयक कार्बन। इसके बाद आप देखेंगे एलिलिक अल्कोहल। देखिए आप सभी लोग जानते हैं एलिल क्या होता है, जो अल्कोहल एलिल से जुड़े रहेंगे वो हो जाएंगे आपके एलिलिक अल्कोहल। देखिए इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विकार्बन से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। आप सभी लोग जानते हैं एलिल क्या होता है, एलिल के साथ में अगर आप अल्कोहल जोड़ देंगे तो ये हो जाता है एलिलिक अल्कोहल। तो ये हो जाएगा एलिल, एलिल के बाद वाला जो कार्बन होता है उससे अल्कोहल आपके जुड़ा रहता है। आप यहाँ पर देख लेंगे ये आपके एलिल, एलिल के बाद वाले कार्बन से आपके ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये आपके ये एलिल, इसके बाद वाले कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये होते हैं आपके एलिलिक अल्कोहल। तो ये प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल, ये द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल और ये जाएंगे तृतीयक एलिलिक अल्कोहल। हम पढ़ेंगे बेंजिलिक अल्कोहल। देखिए नाम से पता चल रहा है बेंजिलिक यानी कि जो बेंजिल बेंजिल से जुड़े रहेंगे वो बेंजिलिक अल्कोहल। इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है। तो ये एरोमेटिक वलय उसके अगला कार्बन परमाणु उससे OH, ये आपके एरोमेटिक वलय उसके अगले वाले कार्बन परमाणु से OH, तो ये जाएगा द्वितीयक अल्कोहल। तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। देखिए यदि कोई कार्बन में चारों की चारों जो आपके बंद होते हैं, तीनों की तीनों बंद, वो यदि आपके हाइड्रोजन होते हैं इसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन, या फिर कोई भी ना हो ये होता है प्राइमरी कार्बन, या फिर जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, यदि किसी कार्बन के साथ में दो एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो इस प्रकार का जो कार्बन होता है इसको कहा जाता है 2 डिग्री कार्बन। और एक अगर किसी कार्बन की 3 संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े हुए हों और उसकी एक संयोजकता फ्री हो तो इस प्रकार के जो कार्बन होता है इसको कहा जाता है आपके 3 डिग्री कार्बन या फिर तृतीयक कार्बन। तो इसी के आधार पर अल्कोहलों को विभेदित किया जाता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। देखिए एलिलिक एवं बेंजिलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक हो सकती है, आप समझ सकते हैं। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है। आगे पढ़ेंगे आपकी यौगिक जिनमें sp2OH आबंध उपस्थित। तो इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, कार्बन और sp3 जो कार्बन था वो क्या था, sp3 आबंध से जुड़ा हुआ OH था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे sp2 युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह। इन यौगिकों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विकार्बन जैसे वाइनेलिक कार्बन या फिर एरिल कार्बन से जुड़ा रहता है, इन्हें वाइनेलिक अल्कोहल भी कहते हैं। देखिए वहां पर क्या था आपके बेंजिलिक था या फिर एलिल था, यहाँ पर आ जाएगा वाइनिल। वाइनिल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, वाइनिल क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपके अल्कोहल जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है वाइनिक अल्कोहल। यहाँ पर आप देखेंगे फिनॉल, फिनॉल के साथ में देखिए कुछ इस प्रकार से इनको कहा जाता है वाइनिलिक अल्कोहल। ईथर, अब हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में, ईथर को कैसे डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हो तो इन्हें सरल अथवा सम्मित ईथर, और यदि ये दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो इन्हें मिश्रित अथवा असम्मित ईथर में वर्गीकृत करते हैं। देखिए ईथर में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, ईथर में की संरचना क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एक तरफ क्या जुड़ा रहता है आपके एल्किल समूह, दूसरी तरफ भी एल्किल समूह। अगर ये दोनों एल्किल समूह समान हो तो इसको बोला जाता है सम्मित ईथर। अगर ये एल्किल समूह अलग अलग हो, एक तरफ है RO, एक तरफ है आपके R-, मान लीजिए एक तरफ आपके जुड़ रहा है मेथिल ऑक्सीजन के और एक तरफ जुड़ रहा है आपके एथिल, तो ये तो हो जाएगा आपके असम्मित ईथर, क्योंकि ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग अलग है। अगर दोनों के दोनों समूह समान होंगे तो हो जाता है वो सम्मित अल्कोहल। तो यहाँ पर यही बताया गया है सम्मित और असम्मित तो ईथर क्या होता है। यहाँ पर बोला है कि C2H5O C2H5 एक सम्मित ईथर है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपके एथिल समूह जुड़ा है, जबकि C2H5O CH3 तथा C2H5O C6H5 एक असम्मित ईथर है। जब दोनों की दोनों ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह सेम हो तो ये होता है आपके सम्मित ईथर, और अगर दोनों की दोनों अलग समूह हो तो ये हो जाते हैं आपके असम्मित ईथर। तो आप यहाँ से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप एक बार इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। नाम पद्धति आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार यहाँ पर इसको दिया हुआ है तो हम एक बार इसको रीडिंग लगा लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नाम पद्धति दी जाती है हम उसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए अल्कोहल को किस प्रकार से नाम पद्धति दी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं अल्कोहल को कैसे नाम पद्धति दी जाती है। अल्कोहल के लिए क्या लिखा जाता है, अल्कोहल के लिए आपके जो अनुलग्न होता है वो क्या आता है, आपके अनुलग्न आता है ऑल। जैसे कि आप देख सकते हैं CH3OH, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आपके मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। अगर यहाँ पर C2H5OH आ जाता है तो इसको लिखा जाता है आपके एथेन प्लस ऑल। तो यहाँ पर जो आपके लिए अनुलग्न होता है, यानी कि जो आपके क्या होता है अनुलग्न होता है, बाद में लगने वाला लग्न होता है वो होता है ऑल। और यदि आप कहीं पर आपके जो मेथेनॉल होता है पूर्व लग्न के तौर पर काम आता है तो उसके लिए मेथेनॉल जो होता है आपके पूर्व लग्न में होता है आपके हाइड्रोक्सी। तो ये बात आप पहले से ही जानते हैं, एक बार इसको और देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर बोला गया है कि अल्कोहल के सामान्य नाम को व्युत्पन्न करने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ अल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं CH3OH, सामान्य नाम पद्धति और एक होती है आयुपेशी नाम पद्धति। दो तरीके की नाम पद्धति होती है। तो सामान्य में क्या होता है, जो पुराने जमाने के चले हुए नाम आ रहे हैं, और आयुपेशी नाम पद्धति क्या होते हैं, कुछ नियमों के अनुसार नाम लिखे जाते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के तौर पर CH3OH मेथिल अल्कोहल है। आयुपेशी पद्धति में आप चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। उसके अनुसार अल्कोहल का नाम व्युत्पन्न करने के लिए एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंतिम ई को अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है। देखिए मेथेन को लिखा जाता है, मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर CH3OH, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपके मेथेन, उसके साथ में क्या लग रहा है, ऑल, तो METHANE प्लस ऑल ये होना चाहिए। तो ये बोल रहा है यहाँ से C को हटा दो और इसको जोड़ के लिख दो आपकी मेथेनॉल, METHAN, ई को हटा दिया और ऑल, ये होता है इसका नाम मेथेनॉल। तो यहाँ पर यही आपको बताना चाह रहा है। चूंकि हमारा हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में ये ऐसे इंग्लिश लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिख सकते हैं मेथेनॉल। जिससे उस अल्कोहल की व्युत्पत्ति हुई प्रतिस्थापियों की स्थिति अंकों द्वारा इंगित की जाती है। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जो हाइड्रोक्सिल समूह के समीप हो। OH समूह तथा अन्य प्रतिस्थापियों की स्थितियां उन कार्बन परमाणु के क्रमांक को प्रयुक्त कर दर्शाई जाती हैं जिससे वे जुड़े हों। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। आप मान लीजिए इस वाली श्रृंखला में जाएंगे कि 1 2 3 4। अब आप सोच रहे हैं इसकी नेमिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहाँ से करें। तो ये देखा जाता है, आप देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, यहाँ पर देंगे 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पर लग रहे हैं आपके मेथिल ग्रुप। तो 2 मेथिल पूरी की पूरी जो मेन श्रृंखला है वो है आपके प्रोपेन की, तो 2 मेथिल प्रोपेन। और ऑल कहाँ पर लग रहा है, 1 पर, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये है इसका नाम। आप इसको देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, 1 2 और 3 तीनों पोजीशन पर क्या लग रहे हैं आपके, तीनों पोजीशन पर लग रहे हैं आपके अल्कोहल लग रहे हैं। इसको बोला जाएगा आपके प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो कुछ इस प्रकार से इसके जो नाम होते हैं, सामान्य नाम आप क्या करेंगे, सामान्य नाम से आयुपेशी नाम पद्धति में चेंज करने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। आगे बोला है आपको कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहलों का नामकरण करने के लिए एल्केन के अंग्रेजी के नाम का अंतिम ही उसी प्रकार अंत में ऑल जोड़ दिया जाता है। OH समूहों की संख्या को आपको देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों का नामकरण करने के लिए एल्केन के अंग्रेजी के नाम का अंतिम ई यहाँ पर हटाया नहीं जाता, अंतिम ई उसी प्रकार रखकर अंत में ऑल जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपके मेथेन प्लस ऑल में से जो ई हटा रहे थे आप यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। अगर एक से ज्यादा जाएंगे तो आप उसको लिखेंगे मेथेन 1 2 3 ट्राई ऑल। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल हमने अभी यहाँ पर देखा भी था, तो ये आपके देखिए क्या था, पॉली वाला यहाँ पर था प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए अगर आप प्रोपेनॉल लिखते हैं ना, तो प्रोपेनॉल में क्या होता है, ये होता है PROPANE, प्रोपेन प्लस ऑल, इसको लिखा जाता है आपके PROPAN, यहाँ से ई को हटा दिया जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है ऑल। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, तो इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा PROPANE, यहाँ से ई को नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद आएगा आपके 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3 ट्राई ऑल, ये कहा जा रहा है आपको। चूंकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमको ऐसे लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार चाहें तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सारी की सारी बातें पता हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए आपको बोला है कि OH समूह की संख्या को ऑल से पहले गुणात्मक पूर्वलग्न डाई ट्राई आदि लगाकर इंगित किया जाता है। OH समूह की स्थिति को उपयुक्त स्थिति सूचक द्वारा इंगित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर आपके OH CH2 OH का नाम एथेन 1 2 डाइऑल है। एथेन 1 2 डाइऑल सारणी 11.1 में कुछ एल्कोहलों के सामान्य एवं आयुपेशी नाम दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस के लिए यदि कोई नाम आपको दिक्कत कर रहे हैं, समस्या आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन चीजों को। आगे बोला है कि चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए चक्रीय अल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को C1 पर मानकर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो OH समूह होता है ना, उसको कार्बन नंबर 1 पर मान लिया जाता है। और जो देखिए जब चक्र बन रहा है तो चक्र बनने के लिए क्या लगाया जाता है, साइकिल, यानी कि साइक्लो, इसको बोला जाएगा आपके साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर इसको नंबर 1 दिया जाएगा, इसको नंबर 2 दिया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। अब हम पढ़ते हैं फिनोलों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। देखिए फिनोल आप सभी लोग जानते हैं, फिनोल क्या होता है। देखिए बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनोल है। इसका सामान्य नाम तथा आयुपेशी नाम द्वारा अनुमत नाम भी, यानी कि इसका सामान्य नाम भी फिनोल है और आयुपेशी नाम भी इसका फिनोल है। चूंकि फिनोल की संरचना में बेंजीन वाले होती है,
अतः इसके प्रतिस्थापित यौगिकों में ऑर्थो 1,2 द्विप्रतिस्थापित यानी कि ऑर्थो होता है 1,2 द्विप्रतिस्थापित या फिर मेटा 1,3 द्विप्रतिस्थापित तथा पैरा 1,4 द्विप्रतिस्थापित भी प्राय सामान्य नाम में प्रयुक्त होते हैं। देखिए आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ऑर्थो पर यह जाएगा 1,2, यहाँ पर लगाएंगे आप मेटा पर तो ये 1,2,3, यहाँ पर जाएगा आपके 1,3, अगर आप पैरा पर लगाएंगे तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा 4, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल आप देख सकते हैं। और इनके कुछ स्पेशल नाम भी है, इसको बोला जाता है आपके कैटेकॉल, इसको बोला जाता है रिसोर्सिनॉल और इसको बोला जाता है हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनोल। आप ये वाली जो नाम है ना, सामान्य नाम, इसको याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नीट में पिछली बार प्रश्न आया था, आज से 2 साल पहले यहाँ पर प्रश्न आया था कि कैटेकॉल कुछ ऐसा ही नाम था, शायद हाइड्रोक्विनोन था, कि हाइड्रोक्विनोन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो अगर आपको ये वाली संरचना याद होगी कि हाइड्रोक्विनोन किसे कहते हैं तो आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते थे। अगर आपको याद नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नाम देखेंगे, फिनोल का सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों सेम है। आप देखेंगे ऑर्थोक्रिसोल, इसका जो सामान्य नाम आप याद कर लेंगे, जो फिनोल के सामान्य नाम है। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, सब देखिए कि जो सामान्य नाम है ना वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न सामान्य नाम का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आप एक बार याद कर लेंगे। ऑर्थो अगर मेटा पर जुड़ा रहेगा मेटाक्रिसोल, पैरा पर जुड़ा रहेगा इसको बुलाएगा पैराक्रिसोल यानी कि 4 मेथिल फिनोल। बेंजीन के हाइड्रोक्सी उत्पन्नों को बेंजीन 1,2 1,3 या 1,4 डाइऑल कहते हैं। तो इनका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए ईथरों के साधारण नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्किल अथवा एल्डिल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे CH3 OCH3 एथिल मेथिल ईथर है। आप देखेंगे यहाँ पर ए पहले आता है इंग्लिश वर्णमाला में, ए यानी कि ETHELE, ई पहले आता है, ई और एम बाद में आता है, इसको लिखा जाएगा एथिल मेथिल ईथर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं ये होता है ETHYL एथिल, ये होता है आपके मेथिल। तो यहाँ पर और तो इसमें से सबसे पहले ई आता है, उसके बाद आता है एम, तो इसको लिखा जाएगा एथिल, फिर लिखा जाएगा मेथिल, उसके बाद लिखा जाएगा ईथर, एथिल मेथिल ईथर। उदाहरण के लिए CH3O C2H5 एथिल मेथिल ईथर है। यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो एल्किल समूह से पूर्व लग्न डाई लगाते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके CH3 और OCH3 हो तो इसको लिखा जाएगा आपके डाई मेथिल ईथर। अलग अलग हो तो उनके नाम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। देखिए आप यहाँ पर लिखा जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, इसको लिखा जाएगा डाई एथिल ईथर। आयुपेशी पद्धति में देखिए, आयुपेशी पद्धति में किस प्रकार से इसका नाम होता है। आप देखेंगे आयुपेशी पद्धति में ईथरों को हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है जिनके हाइड्रोजन परमाणु OR समूह अथवा OAR समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जहां R व AR क्रमशः एल्किल व एरिल समूह है, इनमें बड़े एल्किल R समूह को मूल हाइड्रोकार्बन चुना जाता है। कुछ ईथरों के नाम उदाहरण के रूप में सारणी 11.2 में दिए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको नाम ऐसे बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर है मान लीजिए आपके CH3 O और यहाँ पर है आपके C2H5। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये वाला जो बड़ा ग्रुप है ना, इसको माना जाता है मूल कार्बन, इसको माना जाता है प्रतिस्थापी। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा मेथॉक्सीएथेन। जो OCH3 को क्या लिखा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं OCH3 का पूर्व लग्न क्या होता है, मेथॉक्सी, और किससे जुड़ा हुआ है ये एथेन से, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीएथेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो डाइमेथिल ईथर इसका सामान्य नाम है, लेकिन जब आप आईयूपीएसी नाम पद्धति में लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, OCH3 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपके मेथॉक्सी, और ये क्या है आपके मेथॉक्सीमेथेन। देखिए मेथॉक्सीमेथेन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको बोला जाएगा आपके एथॉक्सी, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एथेन के साथ, एथॉक्सी एथेन। लेकिन आप इस वाले को देखिए यहाँ पर है एक कार्बन और यहाँ पर है आपके 3 कार्बन। तो मेन चेन मानी जाएगी, जो मेन श्रृंखला है वो मानी जाएगी इसकी, और इसको माना जाएगा प्रतिस्थापी, छोटे वाले समूह को माना जाएगा प्रतिस्थापित, इसको बोला जाएगा मेथॉक्सीप्रोपेन। देखिए आप 1 मेथॉक्सीप्रोपेन यानी 1 पे लगा हुआ है। देखिए आप चाहें तो 1 पे 1 नंबर को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे C6H5OCH3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेथॉक्सीबेंजीन, या फिर इसको सामान्य नाम भी इसका जो बहुत पॉपुलर नाम है वो होता है आपके एनिसोल। कुछ इस प्रकार से ये जो चीजें जुड़ी होती हैं इसको बोला जाता है एनिसोल, OCH3, ये होता है आपके एनिसोल। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, यदि कोई समस्या आए तो हमसे पूछ सकते हैं। आप देखिए इस वाले चक्र को देखिए, ये इसमें मेन नाम किसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, या फिर इस पूरे के पूरे इस ग्रुप को दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो मेन नाम है, हाँ जो देखिए जो यहाँ पर ये जो एथेन है, देखिए 2 एथॉक्सी, इसको तो क्या मान लिया आपने, सब्स्टिट्यूट मान लिया, प्रतिस्थापी मान लिया, इसको मान लिया मेन चक्र, क्योंकि जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे उसी को माना जाएगा मुख्य श्रृंखला। इसका नाम आ जाएगा 2 एथॉक्सी 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो निम्नलिखित तो यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो आप ये वाले सवाल कर लेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। अगर कोई समस्या है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
यहाँ पर कुछ पाठनीय प्रश्न दिए गए हैं, आप एक बार इनको इनको हल करेंगे। यदि कोई समस्या है तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं। प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं किस प्रकार की होती है? देखिए, अल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है, जो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है। अल्कोहल में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर है आपके कार्बन कार्बन के साथ जुड़ी रहती है ऑक्सीजन, और जुड़ी रहती है हाइड्रोजन के साथ में। तो आपको बोला है कि मेथेनॉल, फिनोल तथा मेथोक्सीमेथेन के संरचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ मेथेनॉल में कुछ इस प्रकार से जुड़ी रहती है ऑक्सीजन परमाणु। फिनोल में इनका जो बंध कोण रहता है, यहाँ पर आप इनके जो बंध की लंबाई देख सकते हैं, 142 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर। यहाँ बंध कोण का मान भी देख सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग है। लगभग 109 डिग्री या फिर 108 यानी कि 110 के आसपास का जो बंध कोण रहता है वो रहता है। अब हम देखेंगे, देखिए अल्कोहलों में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है। ये वाले जो आपके लोन पेयर है ना, ये क्या करते हैं? आपके प्रतिकर्षण करते हैं। फिनोल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फिनोलों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। मेथनॉल में उपस्थित इस आबंध की लंबाई से थोड़ी सी कम होती है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो बंध लंबाई 142 पिकोमीटर और यहाँ पर कितनी है? 136। इसका कारण क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आंशिक द्विबंध आ जाता है अनुनाद की वजह से, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि द्विबंध की लंबाई सिंगल बॉन्ड से, यानी कि डबल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से कम होती है, और डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है सिंगल बॉन्ड से। इसका कारण है, देखिए इसका मेन कारण क्या होता है? देखिए कि ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल का एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्म है। आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है यहाँ पर? जो ऑक्सीजन का क्या होता है, जो लोन पेयर होता है, ये क्या करता है? यहाँ से इसको क्या करता है? यहाँ पर दे देता है। देने की वजह से ये जो रिंग होती है, वलय होती है, वलय के अंदर ये संयुग्मन में रहता है और ये घूमता रहता है, ये ऑक्सीजन पे हमेशा नहीं रहता। जिससे ये आबंध आंशिक द्विक आबंध गुण प्राप्त करता है। तो आप समझ चुके हैं कि आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है उसके अंदर में, उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो कार्बन क्या है भाई? sp2 संकरित कार्बन है। sp2 संकरित कार्बन क्या होता है? अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। आगे पढ़ेंगे, आपकी ईथरों में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल, यानी कि 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युगल और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युगल लगभग चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। 2 स्थूल आर समूह के मध्य प्रतिकर्षक अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा अधिक होता है। ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 141 पिकोमीटर होती है, जो कि अल्कोहलों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई के लगभग समान होती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। वहां पर क्या हो जाता है? आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अब हम देखिए, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके वो है कि अल्कोहल और फिनोलों का विरचन अल्कोहल और फिनोल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका मेनली चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। पहले तो आपके क्या है, पेपर में आपकी नेमिंग आती रही है अक्सर। सामान्य नाम से क्या होता है? आपके सामान्य नाम दे देता है आपको, आपसे पूछता है कि इसका आयुपेशी नाम लिखिए, या फिर आयुपेशी, निम्न आयुपेशी नाम का सामान्य नाम क्या होगा। अक्सर ये ऐसे भी पूछ लेता है, या फिर इसकी संरचना क्या होगी, ऐसे सवाल पूछता आ रहा है। उसके बाद में जो मेन रिएक्शंस होती हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की रिएक्शंस के कुछ स्पेशल नाम रहते हैं, उनको उनका जो स्पेशल नाम है वो क्या होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते रहे हैं। तब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का मेन पार्ट, तो एक बार आप ध्यान से देखेंगे, और अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। देखिए, अल्कोहलों और फिनोलों का विरचन इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो आपको बोला है कि अल्कोहलों को निम्नलिखित विधियों द्वारा विरचित किया जा सकता है। पहला है एल्कीनो से। अब एल्कीनो से कैसे बनाया जाता है? देखिए, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं? अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कर रहे हैं। एल्कीन तनु अम्ल की उत्प्रेरकों की तरह उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाती है। असम्मित एल्कीनों में योगाज अभिक्रिया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकोव नियम आप जानते हैं, ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या के हिसाब से डिसाइड किया जाता है मार्कोनिकोव का नियम, की वहां पर जाता है हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जुड़ने वाला जो ग्रुप होता है। तो क्या होता है? देखिए, जल को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है? देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, जल को तोड़ा जा सकता है, HO ये होता है आपके जल। तो क्या करते हैं? आप जल को कुछ इस प्रकार से तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में एक जगह लगा देते हैं OH, एक जगह लगा देते हैं H। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक जगह पर इन्होंने क्या लगा दिया? H, यहाँ पर लगा दिया OH। तो ये क्या बन गया आपके? आप देखें, और जो बॉन्ड होता है इसको भी तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बना दिया जाता है। तो ये देखिए, ये वाला और ये वाला, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया, ये बन गया आपके, क्या बन गया आपके? मेथेनॉल बन गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने प्रश्न आता है कि जो हमारे पास जुड़ने वाला OH है ना, वो यहाँ पर लगे या फिर यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर आएगा आपके मार्कोनिकोव का नियम, कि जुड़ने वाला OH समूह वहां पर जाता है जहां पर क्या होगी? हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके मार्कोनिकोव का नियम। और ये काय की उपस्थिति में होता है? अम्ल की उपस्थिति में।
तो क्रियाविधि आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित 3 चरण सम्मिलित है। सबसे पहले क्या होता है, जल 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 क्या करता है, इसके साथ में हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O+, और ये H3O+ क्या करता है, H3O+ पे ये अटैक करता है। अटैक करके क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर देगा, यहाँ पर देने के बाद में कार्बन पर आ जाता है कार्बोकैटायन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये प्लस आ जाएगा। प्लस बनाने के बाद क्या होता है, कार्बन के जो प्लस होता है उसको क्या होता है, पुनर्विन्यास हो जाएगा, तो ये पुनर्विन्यास से अधिक स्थायी जगह पर चला जाएगा। कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण अब क्या करेगा, ये आपके यहाँ पर अटैक कर देगा। अटैक करके क्या कर देगा, यहाँ पर वापस से HOH बना देगा। अब बी प्रोटॉन जिससे अल्कोहल बनता है, अब अल्कोहल बनने के लिए क्या हो जाएगा आपके, देखिए अल्कोहल बनने के लिए क्या होगा, वापस से ये ऑक्सीजन अटैक करेगी यहाँ पर H पर, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H3O+, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल वापस से प्राप्त हो गया। तो देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीकरण के द्वारा, इसको बोला जाता है आपके HBO ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट में इस रिएक्शन को HBO रिएक्शन कहा जाता है। तो आप एक बार इसको देखेंगे, देखिए क्या है ये रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीकरण के द्वारा देखिए डाइबोरेन BH3 एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देता है। देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप सभी लोग जानते हैं जब आप मार्कोनिकोव नियम लगाते हैं और अगर वहां पर आपके क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड उपस्थित हो, तो उल्टा हो जाता है, उसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव नियम। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली रिएक्शन में हो रहा था ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी, लेकिन जो OH की जो जहां पर जाकर के OH जुड़ रहा था ना, वो वाली पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है HBO रिएक्शन के अंदर। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आप देखेंगे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले हमारे OH कहां पर जुड़ रहा था, इस जगह पर, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ना तो OH यहाँ की जगह जुड़ जाएगा यहाँ पर। आप देखेंगे, देखिए ये रही आपकी रिएक्शन और OH जुड़ गया वही यहाँ पर, और ऊपर वाली रिएक्शन में कहां पर जुड़ रहा था, बीच में। आप देखेंगे ये जुड़ रहा, आपके OH जुड़ रहा था बीच में, ये जुड़ रहा। तो ये मुख्य अंतर ये है आपके, देखिए मुख्य अंतर की अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा कहां जुड़ता है, मार्कोनिकोव नियम का पालन होता है, और जो आपके HBO रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा, उसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम का पालन होता है। तो आप देखेंगे इसकी जो क्रियाविधि है कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बोरेन जुड़ती है, बोरेन जुड़ने के बाद यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये फर्दर जुड़ जाएगी, साथ में फर्दर रिएक्शन करेगी। देखिए एक और जुड़ जाएगा समूह यहाँ पर, फिर उसके बाद में फर्दर ये इससे रिएक्शन करेगी, एक और 3 जुड़ जाएंगे। 3 जुड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर जल का अटैक कराएंगे परऑक्साइड की उपस्थिति में और क्षार की उपस्थिति में। इससे मिल जाएगा आपको प्रोपेनबनॉल और साथ में आपको बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बात बताई हुई है, एक बार इसको रीडिंग मान लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम H.C. ब्राउन द्वारा 1959 में दिया गया था। बोरोन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन के लिए ब्राउन ने 1979 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जी बेटिंग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, एक बार जानकारी के लिए पढ़ लिया था। तो मेनली जो अंतर होता है इन दोनों रिएक्शंस के अंदर वो क्या होता है, देखिए ये आपके मार्कोनिकोव नियम का पालन करती है, यानी कि मार्कोनिकोव रूल का ये पालन करेगी। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या करती है, आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग काम करती है। बस आपको क्या करना है, इसमें जल को तोड़ना है H और OH के तौर पर, तो OH को जोड़ना है मार्कोनिकोव नियम के अनुसार पहली वाली रिएक्शन में, सेकंड वाली में एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। देखिए द्विक आवंत पर बोरॉन का योजन इस प्रकार से होता है कि बोरॉन परमाणु उस sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये तो एंटी मार्कोनिकोव नियम है। इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल ऐसी दिखती है जैसे कि ये एल्कीनों से मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत जल योजन से बनी है। सभी क्रिया में एल्कोहलों की लब्धि उत्तम होती है। तो जो हम ऊपर समझा रहे थे वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, आप कार्बोनिल यौगिकों से भी आपको क्या करते हैं, अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों से कैसे प्राप्त करते हैं, उनका अपचयन कराया जाता है एल्डिहाइडों में कीटोनों के अपचयन द्वारा। देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन यानी कि उत्प्रेरक किए हाइड्रोजन द्वारा संगत एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे कि प्लेटिनियम, पैलेडियम या फिर निकल उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। आप सभी लोग जानते हैं इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को सूखने का गुण होता है, तो इन पे हाइड्रोजन रहती है, हाइड्रोजन इनको मिल जाती है, उससे क्या होता है, अपचयन हो जाता है। देखिए सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन, ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण। तो जहां पर भी आपको ऑक्सीकरण करना है ऑक्सीजन जोड़ दो, जहां पर भी आपको अपचयन करना है हाइड्रोजन जोड़ दो। ये एल्डिहाइडों और कीटोनों की सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाई जा सकती है। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। आप सभी लोग जानेंगे क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ा होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा प्राथमिक अल्कोहल, RCHO की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम की उपस्थिति में, तो इससे मिलेगा आपको प्राथमिक अल्कोहल।
और कीटोन के साथ में कराएंगे तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा द्वितीयक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ये क्या हो जाता है OH बन जाता है। तो आपको लिखा है कि तीर के निशाने पर अभिकर्मकों के नाम से पहले लिखी हुई संख्या इंगित करती है कि दूसरा अभिकर्मक तभी प्रयुक्त किया जाता है जब पहले अभिकर्मक के साथ पूर्णतः अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ये इस वाली रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या होता है, पहली रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद सेकंड रिएक्शन होगी। तो सेकंड है आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। हमने क्या किया था, पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया था, अब हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचयक द्वारा अपचयित हो जाते हैं और इन्हें प्राथमिक एल्कोहलों की उत्तम लब्धि देते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है आपके RCOOH ये होता है, और एल्कोहल क्या होता है आपके RCH2OH। तो आप सभी लोग जानते हैं जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन वो करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, अपचयन करने पर आपको मिल जाता है एल्कोहल। और इसके लिए आपको चाहिए प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक क्या होता है आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद में जल अपघटन कराया जाता है तो इससे मिलता है आपको RCH2OH। देखिए यहाँ पर आपको लिख रखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक कहता है, इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहलों में अपचयन करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित कर लिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं और उद्योगों में क्या देखा जाता है, कम से कम हमारा खर्चा आना चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, ये तो महंगा हो जाता है, तो महंगे से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसको पहले एस्टर में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कर लिया जाता है। उत्प्रेरक की हाइड्रोजन जो हमने ऊपर देखा था, सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपके अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल से रिएक्शन करने से आपको मिल जाएगा एस्टर। एस्टर के साथ में उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा, जिससे मिल जाएगा आपको अल्कोहल। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है आप इसको देख सकते हैं। थर्ड तरीके से प्राप्त किया जाता है वो है आपकी ग्रीनियर अभिकर्मकों से। तो ग्रीनियर अभिकर्मकों से कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए ग्रीनियर अभिकर्मकों की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होती है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 10 में क्लास 12 में अभी इसी क्लास में पढ़ी है हमने। तो अभिक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल समूह पर ग्रीनियर अभिकर्मक का नाविक रागी संयोजन योग उत्पाद बनता है। योग उत्पाद के जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्मक आता है तो यहाँ पर जुड़ जाते हैं आपके OMGX जुड़ जाता है इस जगह पर, यहाँ पर जुड़ जाता है आपके R समूह। तो इससे क्या होता है आपके, देखिए योग उत्पाद प्राप्त हो जाता है, फिर इसका जल अपघटन करा देंगे आप। जल अपघटन में क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है जल अपघटन। यहाँ पर ले आते हैं आप H, यहाँ पर ले आते हैं आपके OH। तो ये जो आपके MgX और OH होता है वो यहाँ से निकल जाता है और ये वाले ऑक्सीजन और ये वाली हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कार्बन R, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर MgX और OH होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये वाली रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। OMGX यहाँ से H, यहाँ से OH, ये वाला OH और ये निकल जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। हम तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि विभिन्न एल्डिहाइड एवं कीटोनों की समग्र अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मध्यवर्ती प्राप्त होगा। जल अपघटन कराएंगे RCH2OH प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पर कराएंगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि मेथेनॉल के साथ प्राथमिक अल्कोहल, किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक अल्कोहल तथा कीटोन के साथ आपको तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ बात बता रखी है, आप इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। क्या क्या रखा है कि ग्रीनियर अभिकर्मक की मेथेनॉल द्वारा अभिक्रिया से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होती है, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल तथा कीटोन तृतीयक अल्कोहल देते हैं। वही बात यहाँ पर बता रखी है आपको। तो एग्जाम्पल 11.2 दे रखा है, आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिनोलों का विरचन। देखिए फिनोलों को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए फिनोल क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए फिनोल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनोल को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका कार्बोलिक अम्ल। इसका पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया था। देखिए एक बार ये प्रश्न जेईई एडवांस में आया था कि फिनोल को सबसे पहले किससे पृथक किया गया था। एक बार नीट में आ चुका है और एक बार जेईई मेन में भी आ चुका है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। आजकल फिनोल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनोल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित में से किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी विधियां आ रही हैं वो है आपके प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहली विधि आपके हेलोवेरिनो से। हेलोवेरिनो से कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर एवं 320 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड का अम्लन करने पर फिनोल प्राप्त होती है। ऑलरेडी हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्या होता है देखिए क्लोरोबेंजीन, ये रही आपके क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तापमान और 300 atm दाब पर, जिससे आपको मिलता है यहाँ पर
फिर इसका अम्लीकरण किया जाता है जिससे आपको मिल जाता है फिनॉल। सेकंड है आपके बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के साथ। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से कैसे प्राप्त होता है? देखिए बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है। ओलियम का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? H2SO7 तथा इससे प्राप्त सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है और सोडियम लवण के अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, आप यहाँ तक ले आइए। देखिए यहाँ पर जिस भी रिएक्शन को आप ले आएंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका अम्लीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। इस तरफ कुछ भी हो, इस तरफ कुछ भी हो, आप उसको इस वाली स्टेप में ले आइए। इस वाली स्टेप में लाने के बाद इसका क्या कर लेंगे, अम्लीकरण कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, ओलियम के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। ओलियम का सूत्र क्या होता है आपके? ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। इससे यहाँ पर मिल जाता है आपको SO3OH। जिसको आप NaOH के साथ में गर्म करेंगे तो यहाँ पर NaOH के साथ गर्म करने पर आपको ये वाली स्टेप प्राप्त हो जाती है वापस से। फिर हम क्या करेंगे, उसका अम्ल के साथ में रिएक्शन करा देंगे। अम्ल क्या ले लेंगे, HCl अम्ल ले लेंगे, जिससे आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है डाइएजोनियम लवणों से। तो देखिए डाइएजोनियम लवण आप पहले भी पढ़ चुके हैं, BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उसमें पानी मिला दो आपको मिल जाएगा फिनॉल। ये रही आपकी BDC। BDC में क्या कर दिया आपने, गर्म जल मिला दिया, आपको फिनॉल प्राप्त हो गया। एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। देखिए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवण बनते हैं, जिसको आप बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर जल अपघटित हो जाते हैं और फिनॉल देते हैं। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं, हमारी पुरानी वीडियोस पे बनी हुई है ऑलरेडी। एनिलीन को देखेंगे आप, गर्म करेंगे NaNO2 और HCl के साथ में, जिससे आपको मिलेगा BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर आप उसमें पानी मिला देंगे, गर्म जल मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। साथ में नाइट्रोजन और HCl क्या होते हैं, ये हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे काम का है फिनॉल। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्यूमीन से। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब मैं इसके बारे में बता देना चाहूंगा। जेई में 2020 में यहाँ से प्रश्न आया था, नीट 2020 में यहाँ से प्रश्न आया था, और जेई एडवांस 2018 में भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है। जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है आपके, ये वाली रिएक्शन, तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में तो अक्सर ऐसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो ये वाली आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्यूमीन से किस प्रकार से फिनॉल को प्राप्त किया जाता है? देखिए फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन को बोला जाता है आपके आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन होता है आपके आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये क्या है आपके आइसोप्रोपिल, और ये क्या है आपके बेंजीन। इसका नाम है क्यूमीन, इस नाम को आप याद रखेंगे। यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ये होता है आपकी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाँ, तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में इस उत्पादन से सभी क्रिया का उप उत्पाद एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए जेईई एडवांस में प्रश्न आया था, क्या आया था प्रश्न में आपको बता दूं। ये सारी की सारी रिएक्शन दे रखी थी और यहाँ पर इसको गायब कर रखा था उन्होंने, और यहाँ पर लिख रखा था कि ये X है, और यहाँ पर इसको भी बीच में गायब कर रखा था। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दे रखा था कि कुछ इस प्रकार से दे रखा था कि X रिएक्शन करता है Y से तो आपको A प्राप्त होता है, B प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको प्राप्त करना था आपको, इसके बारे में बता रखा था कि यहाँ पर मिलता है आपको एसीटोन, और यहाँ पर ये बता रखा था कि यहाँ पर एक पेरोक्साइड बन जाता है। तो इन दोनों को बताना था आपको कि ये तो फिर आपको पता लगाना था कि ये फिनॉल हो जाएगा और ये आपके एसीटोन हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न आया था, ये आपके एक बार नीट में भी आ चुका है, तो एक बार आप इस पर ध्यान देंगे। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है आप फिर से देखेंगे क्या किया जाता है। सबसे पहले होती है आपके पास में क्यूमीन है, तो क्यूमीन की रिएक्शन कराई जाती है आपके ऑक्सीजन के साथ में। वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इससे मिल जाता है आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर क्या किया जाता है, इसका क्या जल अपघटन कराया जाता है, जिससे आपको एसीटोन और फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्व में जो फिनॉल का अधिकतर उत्पादन है वो क्यूमीन से किया जाता है। तो क्यूमीन वाली रिएक्शन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि जो विश्व में अधिकतर फिनॉल का उत्पादन है वो आपके क्यूमीन से ही किया जा रहा है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके कुछ पार्टनीय प्रश्न, आप इनको सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या है तो हम हमसे पूछ सकते हैं। हम वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर आप वीडियो में बताएंगे तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है, जो वीडियो का टाइम है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है आपके भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार का कोई पदार्थ दिखता है, क्या उसका रंग है, क्या वो द्रव है या ठोस है, क्या उसमें गंध है। तो यही होते हैं आपके भौतिक गुणधर्म। तो आप इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको बोला है कि एल्कोहल एवं फिनोलों के दो भाग होते हैं, एक होता है आपके एल्किल अथवा एरिल समूह तथा दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। ये तो होता है आपके एल्किल समूह, ये होता है आपके हाइड्रोक्सिल समूह। एल्कोहल एवं फिनोलों के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं। एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को सामान्यतः संशोधित करती है। तो जो OH समूह होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, देखेंगे क्वथनांक में क्या होता है, एल्कोहलों एवं फिनोलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्कोहल और फिनोल में क्या करेंगे, आप क्वथनांक होंगे, कार्बन परमाणु की संख्या यदि आप बढ़ा दोगे तो उनके जो क्वथनांक है वो बढ़ते जाएंगे। एल्कोहलों में शाकन, एल्कोहलों में शाकन के बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से वान डेर वाल्स बलों में कमी होने के कारण क्वथनांक कम हो जाते हैं। देखिए यदि आपके क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, किसी के अंदर शाखन जो शाखाएं हैं वो ज्यादा हो जाएंगी तो उसके जो क्वथनांक है वो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले यदि आप कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, देखिए मेन चीज है कार्बन की संख्या यदि आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, जो क्वथनांक है बढ़ जाएगा। यदि आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे यानी कि जो शाखा है उसको बढ़ाओगे तो जो क्वथनांक है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि आपको एल्कोहलों एवं फिनोलों में जो OH समूह अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया। अंतर आणविक यानी कि ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। ये आपके एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ये आपस में हाइड्रोजन आबंध बना रहे हैं। ये रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोकार्बनों, ईथरों और एल्वेनों और हेलोएरिनों के यौगिकों की तुलना में एल्कोहलों तथा फिनोलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। कारण क्या है, आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन आबंधन। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य हैं किंतु उनके क्वथनांकों में काफी अंतर है। मेथॉक्सी मेथेन का क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांकों के मध्यवर्ती होता है। आप सभी लोग जानते हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपको क्या हो जाएगा, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन आबंधन। तो आप देखेंगे ये है आपके एथेनॉल, यहाँ पर क्या होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं लोन पेयर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में क्या है लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन ज्यादा हो जाएगा, इसमें होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। तो इसका जो क्वथनांक है यह जाता है आपके 351 केल्विन। यहाँ पर देखेंगे आप वो है आपके 248 केल्विन, ये हो जाता है 231 केल्विन। ये सबसे कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आबंधन होता ही नहीं है। और इनका जो वेट है आप देखेंगे, इसका वेट होता है 46, इसका वेट भी 46, इसका वेट है 44। तो वेट क्या लगभग समान होते हैं लेकिन जो क्वथनांकों में अंतर देखेंगे आप बहुत ज्यादा हो जाता है। कारण क्या होता है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण ये सब होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन आबंधन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको यहाँ पर बताया गया कि एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण होते हैं जिसका ईथर एवं हाइड्रोकार्बनों में अभाव है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से विलेयता, विलेयता का मतलब क्या होता है, विलेयता होती है जल में, विलेयता का मतलब है जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाना। एल्कोहलों और फिनोलों की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कुछ इस प्रकार से ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं। यह विलेयता एल्किल एरिल जल विरागी समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती है। अधिकांशतः निम्न आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं, यानी कि जिसका कम द्रव्यमान हो वो जल में आप कैसे भी मिला दो उसको। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो दारू होती है, दारू क्या होता है, एल्कोहल होती है, और दारू के अंदर लोग क्या करते हैं, पानी मिलाकर ही पीते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि दारू अलग हो जाए पानी अलग हो जाए। तो यही है आपके यहाँ पर जो एल्कोहल होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके जल विलय होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे। अब देखिए भौतिक गुणधर्म के बाद हम पढ़ते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या आता है, रासायनिक तौर पर ये किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसके बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं, क्या होता है, वो होती है आपके रासायनिक अभिक्रिया है। एल्कोहल सर्वोत्मुखी यौगिक है। आपको क्या दे रखा है, एल्कोहल है आपके सर्वोत्मुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है। सर्वोत्मुखी का मतलब है नाभिक रागी भी काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एवं इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक। जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के मध्य आबंध टूटता है। जब ये नाभिक रागी के रूप में काम करेगा तो जो ऑक्सीजन और ये OH के मध्य का जो बंध होता है ना वो टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। ROH कार्बन प्लस पर ये अटैक करेगा, अटैक करने से ये जो हाइड्रोजन और ये वाला जो बॉन्ड है ना देखेंगे आप यहाँ पर से टूट जाता है। टूटने की वजह से यहाँ पर RO ये कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ROC और यहाँ पर H प्लस आ जाएगा। जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आबंध टूटता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, ये आपके कार्बन, ये आपके ऑक्सीजन और ये आपके हाइड्रोजन। यहाँ पर है कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा ना तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे करके ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा ना तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा की पूरा OH अलग हो जाएगा। जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आबंध टूटता है। देखिए प्रोटोनित एल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे H प्लस के साथ में, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको RCH2 OH2 प्लस। यहाँ से क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, ये Br माइनस क्या करेगा, यहाँ पर आपका अटैक कर देगा, Br माइनस यहाँ आ जाएगा
और OH2 प्लस से इससे बोलेगा तू भाग जाइए, यहाँ से भाग जाएगा, भाग करके ये जल बना लेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा आपके Br, ये Br माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा BrCH2R। OH व कार्बन ऑक्सीजन आबंध के बदलने के आधार पर एल्कोहल एवं फिनोलों की अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध का बदलन होता है। एल्कोहल एवं फिनोलों की अम्लता, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट रहे हैं, इसका मतलब ये कि H प्लस दे रहा है। H प्लस देने का मतलब क्या होता है? H प्लस कौन देता है? देखिए H प्लस वो यौगिक देते हैं जो अम्ल होते हैं, तो इसका मतलब एल्कोहल अम्ल की तरह कार्य कर रहा है वही यहाँ पर। तो एल्कोहलों एवं फिनोलों की अम्लता, देखिए कब कब ये अम्ल की तरह कार्य करते हैं। पहला है आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया, देखिए एल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देती हैं। सक्रिय धातु होनी चाहिए, यानी कि मेनली जो एस ब्लॉक की धातुएं होती हैं उनके साथ में क्या करती हैं? अम्ल की तरह कार्य करते हैं। एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, आपको मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड। अगर ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम के साथ तो ये होता है आपके एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, और ये आपके बहुत काम आने वाला उत्प्रेरक है, आप इसको देख सकते हैं आगे, आप इसको पढ़ भी चुके हैं डी ब्लॉक के अंदर कई बार। फिनोल के साथ में जब आपके सोडियम रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, और अब आप इसका क्या करेंगे? आप इसका वापस से अम्लीकरण कर देंगे तो क्या हो जाता है? ये वापस से फिनोल में प्राप्त हो जाता है। हम ऊपर जो फिनोल बनाने की रिएक्शन है उसमें इसको पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त फिनोल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? अम्ल, ये क्या है? क्षार। अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? लवण और जल, ये लवण, ये आपके जल। उपरोक्त अभिक्रियाएं दर्शाती हैं कि अल्कोहल एवं फिनोल अम्लीय प्रकृति की होती हैं। वास्तव में अल्कोहल, देखिए क्या है आपके, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या दिखा रही हैं? जब भी आप अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं लवण और जल प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि अम्ल और क्षार रिएक्शन कर रहे हैं। वास्तव में अल्कोहल एवं फिनोल ब्रांच-चेन अम्ल हैं, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक V को प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं। अम्ल क्या होता है? जनरली आप सभी लोग जानते हैं अम्ल क्या होता है, जो H प्लस देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ये आपका क्या अम्ल प्लस H प्लस ऑलरेडी ये दे रहे हैं, यहाँ से आपने जो OH आबंध इसको तोड़ दिया, इन्होंने क्या किया और यहाँ से H प्लस रिलीज कर दिया। देखिए ये क्षार है, क्षारक को क्या करेंगे? ये अम्ल अम्ल क्या कर रहे हैं? आपके H प्लस दे देंगे तो ये BH और वो आगे हो जाता है आपके संयुग्मी क्षार। एल्कोहलों की अम्लता, अब आप एल्कोहल कैसे अम्ल की तरह कार्य करते हैं देखिए। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक यानी कि दाता समूह जैसे कि CH3, C2H5 ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है और इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। देखिए आप क्या होता है, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आपकी मेरे पास में ये है आपके एल्कोहल, ये RCH2OH। जब मैं इसको तोड़ूंगा, तोड़ने पर मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? RCH2O माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और H प्लस टूट जाएगा। अब मान लीजिए ये R समूह ऐसा हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन को इस तरफ बढ़ाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगी? जो आपके ऐसा तो फिर ऐसा ही रिएक्शन करेगा ही नहीं, यानी इससे अम्लता हो जाएगी कम। मान लीजिए अगर R समूह ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने पर क्या होता है? यहाँ पर है माइनस। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचने से क्या होता है? उस पर प्लस आता है, प्लस आएगा और माइनस और प्लस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। समाप्त करने की वजह से इसकी जो अम्लता होगी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यदि जो धाता समूह होंगे जैसे कि CH3, C2H5 ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देती हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इनकी जो क्या होती है अम्लता और ही कम हो जाएगी। इसके कारण एल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम में घटती है। तो ये सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, उससे कम ये हो जाएगा, फिर उससे कम ये हो जाएगा। एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती है। जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर स्पष्ट हो जाता है। देखिए आप तुलना करें जल के साथ में, आप सभी लोग जानते हैं जल क्या होता है। जल होता है उदासीन। जल और एल्कोहल की तुलना करेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि भाई जो एल्कोहल होता है ना वो जल से ज्यादा अम्लीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये नीट में आ चुका था कि अम्ल और जो एल्कोहल है उसमें से अधिक अम्लीय कौन होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है, यानी कि प्रबलतम अम्ल है। यहाँ पर दे रखा है कि एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती है। देखिए एल्कोहल क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, एल्कोहल होता है आपके दुर्बल अम्ल, तो क्या होता है आपके जल होता है ना वो ज्यादा अम्लीय होता है, एल्कोहल होता है कम अम्लीय। तो यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है, यानी कि प्रबलतम अम्ल। उपरोक्त अभिक्रिया में हम यह भी देख सकते हैं कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है। तो ये संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। सोडियम एथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अधिक क्षारीय होता है। आपको बोला जा रहा है कि सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड क्या होता है? सोडियम के साथ में आप जोड़ेंगे एथेनॉल जोड़ देंगे C2H5O Na-, ये होता है आपके NaOH से क्या होता है? अधिक क्षारकीय होता है। यही आपको बताया जा रहा है।
देखिए अल्कोहल भी ब्रांचेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल के कारण होता है जो इन्हें प्रोटॉन ग्राही बनाते हैं। तो इसकी संरचना का कारण ऐसा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है कि फिनोलों की अम्लता, फिनोल किस प्रकार से अम्लीय होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए फिनोलों की धातुओं या उदाहरण के तौर पर आप सोडियम तथा एल्यूमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। सोडियम में देखिए फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन बलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनोल अणु में आवेश वितरण से OH समूह को ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि अनुनादी संरचनाओं द्वारा चित्रित किया गया है। देखिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपके ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, इसको क्या करेगा, ये इसको इस वाले बॉन्ड में दे देगा और ये वाला बॉन्ड नहीं आ जाएगा यहाँ पर आने से इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए और यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर आ जाएगा प्लस। अब ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको यहाँ दे देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव है आपके ऑर्थो पर आ रहा है और आपके पैरा पर आ रहा है, और जो आपके ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो घूम रहा है। तो ये इसके अंदर संरचनाएं होती हैं। फिनोल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया ये इंगित करती है कि फिनोल अल्कोहलों तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होती है। तो आइए जांचें कि एरोमेटिक बलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय कैसे हो जाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम इनका क्रम देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अम्लीय होता है ना फिनोल होता है, फिनोल के बाद उससे कम अम्लीय रहता है आपके अल्कोहल रहता है, और उससे कम अम्लीय रहता है आपके जल। तो ये होते हैं आपके अम्लीयता का क्रम। एक बार यही आया था आपके जो आपके जेई में था ना, उसके अंदर आया था और ये नीट में भी आया था कि निम्न की अम्लीयता का क्रम क्या होता है। तो फिनोल ROH HOH ये होता है, ये आपकी अम्लीयता का क्रम रहता है। ये किसी अल्कोहल तथा फिनोल का आयन निम्नलिखित प्रकार से होता है। आप अल्कोहल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको RO-, फिनोल को तोड़ेंगे तो O-। तो आप देखेंगे ये वाला जो RO- है ना, यहाँ पर अनुनाद नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है भाई अनुनाद। और जैसे ही अनुनाद होगा, अनुनाद होने से क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। देखिए फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल के आयनन में क्या होती है, वृद्धि होती है। कारण क्या बता रखा है इन्होंने, यही बता रखा है। अब हम एल्कोक्साइड एवं फिनोक्साइड आयनों की स्थायित्व के बारे में जांच करें। देखिए एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानांतरण होता है, जबकि फिनोक्साइड आयनों में विस्थानित होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके जो आपके नेगेटिव अब ऑक्सीजन पर ही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, रिंग में चला जाएगा, वलय में चला जाएगा, बेंजीन के अंदर घुस जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये इसका स्तर ज्यादा हो जाएगा, इसका स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी कारण से ये क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है और ये वाला कम अम्लीय होता है। तो देखिए ऋणावेश का विस्थापन संरचना 1 से 5 के अनुसार फिनोक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है तथा फिनोल के आयनन में सहायक होता है। यद्यपि फिनोल में भी आवेश का विस्थापन होता है, परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा फिनोल अणु कम स्थायी होता है। आपको दे रखा है कि जिसके कारण फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा क्या होता है, फिनोल का अणु होता है ना, कम स्थायी होता है। आप देखेंगे फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। तो ये इसके अनुनादी संरचनाएं आपको दे रखी हैं। यहाँ पर आप ये सब पहले से जानते हैं कि पीके का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। देखिए प्रतिस्थापित फिनोलों में नाइट्रो समूह जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपनयन प्रत्यारक समूह फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। तो आपके खींचू समूह रहेंगे ना, तो फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, जबकि ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो ये प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। इसका कारण है कि फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश का प्रभावी विस्थापन होता है। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे कि इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह सामान्य रूप से फिनोक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते, परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर फिनोल की अपेक्षा क्रिसोल कम अम्लीय होते हैं। क्या बताया गया है आपको, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि मान लीजिए मेरे पास है फिनोल, फिनोल के साथ में यदि कोई ऐसा समूह जुड़ रहा हो जैसे कि नाइट्रो समूह और तो पर जुड़ रहा हो या फिर पैरा पर, तो क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर मिलेगा मेरे पास में क्या मिल जाएगा, जब मैं H+ को त्याग दूंगा यहाँ मिल जाएगा O-। और NO2 क्या करता है भाई, NO2 क्या करेगा, आपके खींचने का काम करेगा, जिसके स्टेप को बढ़ा देगा। लेकिन अगर यही दाता समूह हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आ जाए यहाँ पर क्या है CH3, तो भाई ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव आ ही जाएगा, उसके बाद में भी नेगेटिव देगा, तो इससे स्थायित्व हो जाता है कम, तो इसकी अम्लीयता हो जाएगी कम और इसकी अम्लीयता हो जाएगी ज्यादा। यही यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर इनके जो मान है उसके साथ जो प्रायोगिक मान है उसको भी आप देख सकते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर आप देखेंगे कि फिनोल एथेनॉल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक अम्लीय। आप देखेंगे 10 लाख गुना क्या होता है, 10 लाख तो बहुत होता है। कारण क्या है, इसका कारण है मेनली अनुनादी संरचना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, आप इसको एक बार इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट आएगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इसके साथ में कौन सा समूह जुड़ रहा है, दाता समूह है या फिर खींचू समूह है।
सेकंड रिएक्शन है आपके एस्टरीकरण। देखिए एस्टरीकरण ये आपके एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टर किस प्रकार से बनता है? देखिए अल्कोहल एवं फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनाहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाती है। एस्टर आप जानते हैं, एस्टर क्या होता है? सुगंधित होता है। देखिए अल्कोहल या तो आप एल्किल ले लीजिए या फिर एरिल अल्कोहल ले लीजिए। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप एसिड के साथ में, या फिर आप एनहाइड्राइड के साथ में कराएं, या फिर अम्ल क्लोराइड के साथ में कराएं। किसकी उपस्थिति में? प्रीडिन की उपस्थिति में। प्रीडिन क्या मिलाया जाता है यहाँ पर? देखिए आप ये HCl बनता है ना, इसको सोखने के लिए मिलाया जाता है। तो इससे आपको क्या मिलता है? एस्टर प्राप्त होता है। ये आपके एस्टर प्राप्त हो गया। देखिए एस्टर क्या होता है? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनाहाइड्राइड की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षारक की उपस्थिति में, प्रीडिन की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। ये शाम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। अल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल CH3CO समूह का प्रवेश एसिटलन कहलाता है। एस्पिरिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटलन से प्राप्त होती है। एस्पिरिन क्या होती है? एस्पिरिन एक दवाई होती है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए एस्पिरिन पीड़ाहारी, शोथनाशी एवं ज्वरनाशी गुणधर्म वाली होती है। तो आपको प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आता रहा है कि एस्पिरिन के फॉर्मेशन की रिएक्शन निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर क्या होता है? आपको जो उप उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं ना, ये देखिए इनको क्या करते हैं हम, इनको क्या हटाया जाता है ताकि सामने हमेशा इसी तरफ चले, उल्टा ना जाए। तो एस्पिरिन को कैसे बनाया जाता है? सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है आपके कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है, इसका एस्टरीकरण किया जाता है। एस्टरीकरण कराएंगे तो आपको मिल जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन। एक बार आपके नीट में प्रश्न आया था कि एस्पिरिन का आयुपेशी नाम क्या होगा? इसका नाम आ जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, साथ में मिलता है आपको एसिड। तो ये आपके एस्पिरिन के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। एस्पिरिन को किस प्रकार से बनाया जाता है? अब सेकंड प्रकार की रिएक्शंस आती हैं आपकी की अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन यानी कि क्लीवेज होता है। यानी कि कार्बन है आपके और एक ऑक्सीजन, इसको इस प्रकार से यहाँ से तोड़ दिया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रियाएं केवल अल्कोहलों में पाई जाती हैं। फिनोल इस प्रकार की अभिक्रियाएं केवल जस्त चूर्ण यानी कि जिंक चूर्ण के साथ करता है। फिनोल जनरली कार्बन और ऑक्सीजन का बंध वहां पे नहीं टूटता। कारण क्या होता है? वहां पर क्या होता है? आंशिक बंध होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिनोल के अंदर क्या होता है? यहाँ पर होता है बेंजीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर टूट जाता है, लेकिन यहाँ नहीं टूटता। कारण क्या है? यहाँ पर होता है आंशिक बंध, ये होता है मजबूत बंध। केवल ये आपके जिंक का जो चूर्ण होता है उसी के साथ में ये वाला बॉन्ड टूट पाता है, लेकिन जो आपके नॉर्मल जो आपके अल्कोहल होता है उसमें तो ये टूट जाता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड आप जानते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन ये आपके हैलाइड HX, ROH प्लस HX, तो यहाँ से H निकाल लीजिए, यहाँ से OH निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा और ये बन जाएगा आपको RX प्लस H2O। ये क्या बना देंगे? आपके एल्किल हैलाइड बना देंगे। देखिए इन तीन वर्गों की अल्कोहल की HCl के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें विभेद किया जा सकता है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। आप यहाँ पर आप देखेंगे ल्यूकास परीक्षण कैसे होता है। देखिए अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जिंक क्लोराइड में विलय होती है, जबकि उनके हैलाइड अमिश्रणीय होते हैं तथा विलयन में धुंधलापन अविलयता उत्पन्न कर देते हैं। तृतीयक अल्कोहलों द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वे आसानी से हैलाइड बनाती हैं। प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती हैं। तो क्या होता है? देखिए मेरे पास में कोई अल्कोहल है, मान लीजिए कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या फिर तृतीयक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपकी ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? आपके जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl, इसको सामान्य तौर पर बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अगर ये तुरंत धुंधलापन दे दें तो समझ जाइए ये आ जाएगा आपके 3 डिग्री अल्कोहल। थोड़े से टाइम में दे, मान लीजिए 5 मिनट में दे, तो ये आ जाएगा आपके 2 डिग्री अल्कोहल। या फिर बहुत ही लंबे टाइम में दे, मान लीजिए 25 मिनट में दे या फिर ना ही दे, तो ये आ जाएगा आपके 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे आपके यहाँ पर इनका परीक्षण किया जाता है। सेकंड रिएक्शन है आपके फास्फोरस ट्राइएलाइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस के ट्राइएलाइड, देखिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल एल्किल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ROH प्लस Br3, इसके साथ में आप रिएक्शन कराओगे ना तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा आपको RBr, ये यहाँ पर बताया गया है। निर्जलन क्या होता है भैया? इसमें से जो जल होता है, अल्कोहल का जो जल है, आप उसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। निर्जलन करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार से ही आपको यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर H3O4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा निर्जलित जिंक क्लोराइड एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों द्वारा निर्जलित होने से जल के अणु के निष्कासन पर एल्कीन बनती है। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है? इस अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक दे रखे हैं आप इनको याद कर लेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्ल या फिर निर्जलित जिंक क्लोराइड
या फिर एल्यूमिना, ये क्या करते हैं भाई, ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, किसी भी जो रिएक्शन, जो उत्पाद, जो आपकी अभिक्रिया, उसमें क्या करते हैं, निर्जलन का काम करते हैं, जल को क्या करते हैं, ये सोख लेते हैं। तो आप देखेंगे 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है। तो भाई ये आपके एथेनॉल का निर्जलन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और OH निकाल लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा जल, यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये होता है आपके निर्जलन। आपको बोला है द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन अपेक्षाकृत मध्यम परिस्थितियों में किया जाता है। कारण क्या होता है, देखिए कारण ये होता है कि यहाँ पर दो तरीके के वो बन सकते हैं। मेरे पास है 1 2 3, ये द्वितीयक एल्कोहल है, यहाँ पर OH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होती है। तो इसमें तो कहीं से भी तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 3, एक OH यहाँ पर है आपके, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब मेरे पास प्रश्न बनता है कि मैं यहाँ से तोड़ करके डबल बॉन्ड बनाऊं, या फिर यहाँ से तोड़ करके डबल बॉन्ड बनाऊं, यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं या यहाँ पर बनाऊं, कहाँ पर बनाऊं। तो यहाँ पर देखी जाती है सम्मितता, जहां पर अणु सम्मित होगा वहां पर डबल बॉन्ड बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बनाया जाएगा इस वाली जगह पर, ना कि यहाँ पर। तो आप देखेंगे, देखिए क्या होता है, ये वाली रिएक्शन आप देखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। लेकिन जब आप तृतीयक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर कहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहलों के सापेक्षिक निर्जलन की सुगमता का क्रम इस प्रकार से होता है। तृतीयक आसानी से बनाते हैं, द्वितीयक से कम, प्राथमिक और ही कम। देखिए एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि निम्नलिखित चरण होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको बताया गया, एक बार आप इसको देखेंगे कि द्वितीयक कार्बोकैटायन का अधिक स्थायी, द्वितीयक कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होते हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बोकैटायनों की अपेक्षा आसानी से बनते हैं। तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन करना सबसे अधिक आसान है। सबसे पहले होगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम हो जाएगा 1 डिग्री। यही यहाँ पर आपको बताया गया है। अब आपकी क्रियाविधि देखिए, प्रोटोनेट एल्कोहल का बनना। प्रोटोनेट एल्कोहल सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपके H+ पर अटैक करता है। अटैक करने से यहाँ पर ये आ जाता है HOH3O+। फिर क्या होता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पर आ जाएगा आपके कार्बन पर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कार्बोकैटायन। और इसके बाद क्या होता है आपके, इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास हो जाएगा। पुनर्विन्यास होने के बाद में क्या हो जाएगा आपके एथीन बन जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपके डबल बॉन्ड, ये हो जाएगी एथीन। तो आपको बोला है कि चरण 1 में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण 3 में पुनः मुक्त हो जाता है। ये यहाँ पर जो अम्ल प्राप्त हुआ था शुरू में, वो आपको बिल्कुल एंड में प्राप्त हो जाता है। शाम्य गुदाई और विस्थापित करने के लिए एथीन के बनते ही निष्कासित कर ली जाती है। देखिए अब ऑक्सीकरण, क्या होता है, देखिए एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH एवं CH आबंधों का विचलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला भी टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं भाई ऑक्सीकरण के अंदर। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। अबंधों का ऐसे बदलने एवं निर्माण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। इन्हें बी हाइड्रोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एल्कोहल अणु से डाई हाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है। प्रयुक्त ऑक्सीकरण क्रम के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जो बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो क्या होगा, देखिए आपके पास एल्कोहल है, यदि ऑक्सीकरण अभिकर्मक कमजोर होगा तो ये क्या करेगी, आपके इसको केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीकृत कर पाएगी। मान लीजिए यदि ऑक्सीकरण अभिकर्मक बहुत प्रबल होगा तो क्या कर देगी, इसको डायरेक्ट आपके अम्ल तक ऑक्सीकृत कर देगी। तो ये होता है आपके, क्या होता है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, RCH2OH ये एल्डिहाइड बदल जाता है और एल्डिहाइड से बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एल्कोहलों से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कारकों जैसे कि अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइडों को पृथक करने के लिए CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कारक की तरह उपयोग किया जाता है। RCH2OH CrO3 से मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड। तो CrO3 तो बनाएगा केवल एल्डिहाइड। देखिए प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बुलाया जाता है PCC, जिसको बुलाया जाता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट श्रेष्ठ अभिकर्मक है। तो आपको केवल प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आप PCC का उपयोग कर सकते हैं, जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का ब्रिडीन व HCl के साथ संकुल है। ये क्या होता है, देखिए PCC क्या होता है, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, उसके साथ में ब्रिडीन ले लो और HCl ले लो, तो ये मिल जाएगा आपको PCC। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पर है आपके डबल बॉन्ड। तो आप एक चीज देखेंगे, PCC के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे ना, ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे रहेगा और यहाँ पर केवल ये इसको केवल एल्डिहाइड में बदल देगा। द्वितीयक अल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड
CrO3 द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाती है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो वो कीटोन में बदल जाएगी। तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते। प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे कि प्रबल ऑक्सीकरण कार्बों KMnO4 एवं उच्च ताप पर विभिन्न कार्बन कार्बन बंधों का विदलन होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। आप देख सकते हैं RCH2OH कॉपर 573 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो आपको मिल जाता है RCHO। सेकंड डिग्री को गर्म करोगे तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा, कीटोन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, तृतीयक डिग्री को गर्म करोगे तो आप कहाँ से तोड़ोगे उसको, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता है। यहाँ पर लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है। देखिए आपको बोला है कि जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहल के वाष्पों को 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो बी हाइड्रोजनन होता है तथा एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलन होता है।